फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 16, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस प्रश्नावली ये प्रश्नावली जो है, इससे संबंधित जो सूत्र थे वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में नोट कर लिए और समझ भी लिए। तो आज हम एक्सरसाइज 16.1 यानी आपकी जो प्रश्नावली है 16.1 उसके कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों को हम इस वाले वीडियो में पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इनका हल करेंगे। तो पहली बात, एक बात समझे, जो आपने सूत्र पढ़े थे, बहुत सारे सूत्र थे, लेकिन 16.1 एक्सरसाइज में दो आकृतियां, घन और घनाभ, इन दो आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी जितने भी सूत्र थे वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो घन और घनाभ आप जानते हैं, माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है, जिसमें 6 फलक होते हैं यानी पृष्ठ होते हैं 6, और प्रत्येक पृष्ठ एक आयत के आकार का होता है। तो यानी घनाभ जो रहता है वो 6 आयतों से बंद आकृति होता है, यानी उसके जो 6 पृष्ठ होते हैं वो आयत होते हैं। लेकिन घन की क्या बात होती है कि घन के सभी पृष्ठ वर्ग के आकार के होते हैं। घनाभ की 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। इसमें घन में क्या होता है, सभी सतह वर्ग होती है, इसलिए घन क्या होता है, जो घनाभ होता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो तो वो घन बन जाता है, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। इसलिए जो इसकी जो मेन माप होती है, यानी जो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है, इन तीनों को फिर हम कहते हैं भुजा, साइड, जिसको हम A से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो घन की प्रत्येक जो भुजा होती है उसका संकेत स्मॉल a होता है, और घनाभ की 3 विमाएँ होती हैं, उनका संकेत होता है L, B, H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके सारे सूत्र आपने पढ़े, आपने याद भी किए होंगे, तो जैसे जैसे काम आएंगे वे दोबारा आपके सामने नोट होते जाएंगे। इसलिए आपको पहले तो वे सूत्र याद करने थे, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। तो आप सबसे पहले 16.1 एक्सरसाइज जो उसका पहला प्रश्न पढ़ें। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी हो गई, चौड़ाई 9 सेमी हो गई, ऊंचाई 5 सेमी हो गई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। यानी आपको इसकी 2 चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक ज्ञात करना है आपको इसका आयतन। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी प्रश्न करें, तो जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहले का यदि हम हल करें तो सबसे पहले उस आकृति का नाम लिखना है आपको। तो आकृति क्या है, घनाभ। तो आपको लिखना है घनाभ के लिए। घनाभ की जो विमाएँ होती है, जो साइड होती है, वो होती हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक होती है लंबाई L, एक होती है चौड़ाई B और एक होती है ऊंचाई H। लंबाई है 12 सेमी, चौड़ाई है 9 सेमी और ऊंचाई है 5 सेमी। हमें इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सूत्र आपने पढ़ा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सीधा सवाल है यदि आपको सूत्र आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। हिंदी में बोलें तो 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई।
अब हम इसमें मान रखते हैं 2 इंटू 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। तो पहले आप 12 इंटू 9 करें, 12 नम्मा 108, 9 गुणा 5 करें, 9 पंजे 45, 12 गुणा 5 करें, 12 पंज 60। अब इनको ब्रैकेट में ऐड कर लें तो ये आएगा 45 और 60 होते हैं 105। अब 105 में 108 जोड़ दो, 8 और 5 13 और 100 और 100 200। तो ये आएंगे 105 और 108 आएगा 213। ठीक है, 213 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 426। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर। यानी जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी मीटर में, तो क्षेत्रफल का मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर, और यदि ये माप सेमी में है तो हमारा मात्रक आएगा सेमी स्क्वायर, और हमारी जो माप हैं वो सेमी में है तो इसलिए क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेमी में यानी सेमी स्क्वायर में। अब हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र लिखें पहले। घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। तो LBH के हिसाब से आएगा 12 इंटू 9 इंटू 5। तो 12 गुणा 5 करते 12 पंज 60 इंटू 9, और 9 गुणा 60 करेंगे 9 6 की 54, 540। अब रहा इसका मात्रक क्या आएगा। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई में सेमी है, जैसे संख्याओं को जैसे आप गुणा करते हो ऐसे इनकी मात्रकों को गुणा करें तो लंबाई का 1 सेमी, चौड़ाई का 1 सेमी और ऊंचाई का 1 सेमी, तो सेमी गुणा सेमी बराबर होता है सेमी की घात 3 यानी सेमी क्यू। इसलिए आयतन का मात्रक होता है सेमी क्यू। क्यों होता है मात्रक, जैसे हम 3 विमाओं का गुणा कर रहे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का, तो लंबाई की 1 सेमी, चौड़ाई में भी सेमी और ऊंचाई में भी सेमी। तो इस तरीके से ये आता है 554 घन सेमी। लिख के दिखाता हूँ, लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, ऊंचाई आपकी 5 सेमी। तो देखो जैसे आप संख्या को गुणा कर रहे हो 12 5 60, 9 6 की 54, 540, ऐसे सेमी गुणा सेमी करेंगे तो सेमी घात 3 आएगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो आयतन जो रहते हैं उनका मात्रक क्या होता है, घन इकाई, यानी आपकी जो माप है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो जो साइड है वो सेमी में है तो मात्रक आएगा आयतन का सेमी क्यू। और यदि ये माप है यदि ये मीटर में है तो आपका मात्रक आएगा मीटर क्यू यानी घन मीटर। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में आपने क्या ज्ञात किया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस तरीके से हमने ये पहला प्रश्न का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया। अब हम वैसे दूसरा ही करेंगे, पर पहले आप तीसरा देख लो। तीसरा बिल्कुल सरल है, पहले से भी ज़्यादा सरल है। क्यों, तीसरा प्रश्न पढ़ें क्या है। एक संदूक की माप 50 सेमी बाय 36 सेमी बाय 25 सेमी है, यानी इसने सीधा माप का है लंबाई चौड़ाई चाहिए, यानी इसमें 3 माप हैं। तो इसका मतलब ये 3 माप किस में होती हैं, घनाभ में। तो घनाभ की माप है ये 3, 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी। इसका मतलब आपका संदूक जो है वो घनाभ के आकार का है, यानी संदूक घनाभाकार है। ठीक है, तो एक संदूक है घनाभाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। इस संदूक पर कवर बनाना है, तो कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसमें वैसे हिंट पता चल गया, इसमें सेमी स्क्वायर लिख रहा है तो तुरंत समझ जाइए हमको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई घनाभ है या घन है, कोई भी है, यदि आपको उसके पृष्ठों पर, पृष्ठ जानते हो ना, जैसे कमरे की दीवार होती है, तो इन पृष्ठों पर कभी भी कोई कवर चढ़ाना हो या कोई कागज चिपकाना हो जो घनाभ के आकार का है, यदि आपको उन पर रंग करना हो चारों तरफ है जिस जगह भी, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ा करेगा। तो कभी भी किसी भी ठोस आकृति पर आपको कवर चढ़ाना है, रंग करना है, या आपको कभी ऐसे कागज चिपकाना है, तो आपको उनका निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी संपूर्ण भी निकल सकता है, कभी वक्र भी निकल सकता है, कभी 5 सतह का निकल सकता है, कभी 3 सतह का निकल सकता है। ये उस प्रश्न की कंडीशन को देख के पता चलता है। तो इसने हमसे कहा संदूक पर कवर चढ़ाना है, तो कवर कहाँ चढ़ाएंगे, हर जगह।
तो संदूक में 6 पृष्ठ होते हैं और जब हम कवर लगाते हैं तो हम पूरे कवर पर, तो पूरे संदूक जो है, संदूक पर जो हम कवर लगाएंगे तो उसके पूरे पृष्ठों पर कवर हमको चढ़ाना पड़ेगा, यानी जो कितना कपड़ा लगेगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। तो इसलिए आपको इस संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और जो क्षेत्रफल आएगा वही उस कपड़े का क्षेत्रफल होगा जो कवर बनाने में उपयोग में होगा। तो इस तरीके से आपको तीसरे प्रश्न में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी संपूर्ण वाला। तो इसलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 3 का यदि हम हल समझें तो सबसे पहले आपको आकृति का नाम लिखना है। आकृति से पहले उस वस्तु के बारे में बता दो। तो वस्तु है संदूक, तो आप लिखोगे घनाभाकार संदूक के लिए, और इसकी 3 माप है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो L है 50 सेमी, चौड़ाई B है 36 सेमी, ऊंचाई H है 25 सेमी। अब आपको लिखना है संदूक पर कवर, संदूक पर कवर बनाने में आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब आप मान रखें 2 इंटू LB लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये 50 इंटू 36 प्लस BH 36 इंटू 25 प्लस HL 25 इंटू 50। पहले आप इन्हें गुणा करें जिनको अंडरलाइन कर रखा है और उसी के स्थान पे रखें। 50 गुणा 36 करते, एक तो 0 ये लग गई, 5 से करेंगे तो 5 6 30, हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 18, 1800। 25 गुणा 36 करते तो 25 6 150, हासिल 15, 25 3 75, 75 और 15, 75 और 15 होते हैं 90। फिर 25 गुणा 5 करते हैं 125, 0 ये लगा दिया तो ये 1250 हो गया आपका। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें। यदि हम इनको जोड़ें सबको तो 1800 और 900 2700 और 2700 में 1250 और जोड़ दें तो ये जोड़ोगे तो 0 5 9 और ये 3, ये आएगा 3950, 3950 और बाहर 2, यानी ब्रैकेट से बाहर 2 है तो यानी आपको इसमें गुणा करना है 2 का। तो 2 से करेंगे 0, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 नाम 18 19 और 2 3 6 और 1 7, तो यह आएगा 7900। और मात्रक क्या आएगा, ये क्षेत्रफल है ना, तो ये मात्रक इसके हिसाब से आएगा, तो ये सेमी में है तो मात्रक आएगा सेमी स्क्वायर। तो इसलिए इस संदूक पर जो आपको कपड़ा चढ़ाना है उस कपड़े का क्षेत्रफल होगा 7900 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न में जैसे आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था उसकी तरह इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा प्रश्न आपका बिल्कुल सीधा सीधा है। तो अब आप अगले प्रश्नों को देखें, कोई सा भी सीधा प्रश्न आपका नवाबी है। नवाबी सीधा प्रश्न देख लें। नवाब प्रश्न क्या है, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे, और कमरा कौन सी आकृति का होता है, घनाभ। तो ये घनाभ की 3 चीज हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। जैसे आपका कोई कमरा है तो कमरे में कभी कोई छड़ रखनी है तो सबसे लंबी जो छड़ की जो लंबाई होती है वो उसके विकर्ण के बराबर होती है। जैसे कल आपको बताया था विकर्ण क्या होता है, किसी भी कमरे में जैसे कोई कमरा है तो उस कोने से लेके इधर के जो कोने की जो बीच की दूरी है ये कहलाता है कमरे का विकर्ण। तो किसी कमरे में आप जो सबसे लंबी जो छड़ रखनी है वो इस कोने से लेके इस कोने तक जितनी लंबाई होगी इतनी लंबी ही छड़ आप उस कमरे में रख सकते हो। तो इसलिए आपको इसमें कमरे का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको एग्जाम जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसके हल में आपको सीधा सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, कमरे में रखी जा सकने प्रश्न पढ़ के देखिए, कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी, तो आप लिखोगे कमरे में अधिक से अधिक लंबी रखे जा सकने वाली छड़ की लंबाई। आप विकर्ण का सूत्र लगाएंगे, कमरे के विकर्ण का।
घनाभ के विकर्ण का, और ये है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कमरे की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर। तो आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे लंबाई 10 स्क्वायर, चौड़ाई 8 स्क्वायर, ऊंचाई 6 स्क्वायर। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। इनको जोड़ोगे तो यह आएगा 36 और 64, 100 और 100 200। आप 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो वैसे पॉइंट में निकाल दें, बिना पॉइंट में निकालेंगे तो 10√2 आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। जैसे हम इस 200 को लिखें 100 × 2, तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 10√2। तो 10√2, और ये आपकी जो विमा थी वो किस में थी, मीटर में थी, तो 10√2 मीटर। लेकिन आपको कभी भी कोई भी लंबाई इस रूट में आपको नहीं लिख के आनी है। आपको क्या करना है, आप चाहे तो 200 का वर्गमूल निकाल लेते भाग विधि से, या आप 10 गुणा √2 का जो मान होता है उसको लिख दें 1.414, और 10 का जब गुणा करेंगे तो यह आएगा इस तरीके से, इसमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो यह आएगा 14.14 मीटर। तो ये कमरा जो है, इस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। तो कोई आपसे पूछे इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छत रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं 14.14 मीटर। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर पहला, तीसरा और नवा बिल्कुल सरल हैं, सीधे सीधे हैं, जो जिनमें डायरेक्ट सूत्र लिखा और आपने उसमें मान रखा और सीधा इसका आंसर आया। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं थी इन तीनों प्रश्नों में। लेकिन जो अगले जो 2 प्रश्न मैंने बीच में छोड़ दिए थे, दूसरा और चौथा, इनके बारे में पढ़ें पहले। दूसरा प्रश्न है, 3 घन हैं, 3 घनों की भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी हैं। 3 घन हैं अलग अलग, तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया। तो बड़ा जो घन बन जाता है, तो बड़े घन का, यानी जो बड़ा घन बनेगा वो नया हो गया एक तरीके से, चौथा हो गया वो। तो उस चौथे नए घन का आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न को करने से पहले एक बात समझे, कभी भी कोई भी आकृति की कोई वस्तु है, उस वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु कभी बनाए तो पिघलाई गई वस्तु का और बनाई गई वस्तु का दोनों का आयतन जो रहता है बिल्कुल समान होता है। यानी आप एक तरीके से नियम के रूप में याद रख लो, पिघलाई गई वस्तु का आयतन बराबर बनाई गई वस्तु का आयतन। पर कभी कभी पिघलाई गई वस्तु एक से ज़्यादा हो सकती है और बनाई गई वस्तु भी एक से ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से ये नियम हो, पिघलाई गई जितनी भी वस्तुएं एक है या ज़्यादा है उनका आयतन, बनाई गई वस्तु चाहे एक है चाहे जितनी बनाई एक से ज़्यादा है उनका आयतन समान होता है। यानी पिघलाई गई वस्तु या वस्तुओं का आयतन बराबर होता है बनाई गई वस्तु, यानी एक वस्तु या एक से ज़्यादा वस्तुओं का आयतन, यानी ये समान होता है। तो यानी आप क्या करेंगे, इसमें 3 घन हैं जिनको पिघलाया है, तो तीनों घनों का आयतन इस बनाए गए नए घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, ये इन तीनों घनों में और इस नए घन में संबंध आया। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है आपसे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यानी नए घन की भुजा आ जाएगी, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर वाले सूत्र से हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बात किस पर अटक गई, अब नए घन की भुजा आपको पता होनी चाहिए। 3 घनों की भुजा 8, 6 और 1 है और नए घन की भुजा आपको पता लगाना है। तो यह आपका प्रश्न है। ठीक है, तो अब देखें क्या करना है आपको। तो प्रश्न नंबर 2 जो है इसका हल समझें। तो सबसे पहले आपको तीनों घनों के बारे में बताता हूं। तो आपको लिखना है तीनों घनों की भुजाएं क्रम से है, कितनी कितनी है, एक है 8 सेमी, एक है 6 सेमी और एक है आपकी 1 सेमी। जो नया घन बना है, इस नए घन की भुजा कितनी है वो आपको पता नहीं, इसलिए नए घन की भुजा को संकेत के रूप में कोई नाम दे दें x सेमी। और ये कहाँ से आया, आपने ये x आपने अपने मन से माना है। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नियम के रूप में आपको एक बात बता रहा था, तो प्रश्न ने जिस हिसाब से कहा है उसी हिसाब से हम अपने नियम को लगाते हैं कि 3 घनों को पिघला के नया घन बनाया। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार जो 3 घन बने हैं, 3 घन पिघलाए हैं उनका आयतन
बनाए गए नए घन के आयतन के बराबर है। हम लिखेंगे बनाए गए नए घन का आयतन बराबर पिघलाए गए तीनों घनों का आयतन। अब बनाए गए यानी घन के आयतन का एक सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो इस घन का आयतन चाहिए आपको, तो भुजा की घात 3 यानी 8 की घात 3। दूसरे घन का आयतन चाहिए तो उसका आयतन 6 की घात 3। तीसरे घन का आयतन चाहिए तो इसकी भुजा 1 है तो इसका आयतन 1 की घात 3। तो जो इधर पिघलाए गए जो 3 घन हैं उनका आयतन यदि आपको निकालना है तो पहले घन का आयतन 8 की घात 3, दूसरे घन का आयतन 6 की घात 3, तीसरे घन का आयतन 1 की घात 3 होगा। ठीक है। और जैसे तीनों घनों का कुल निकाल दिया, कुल तो इसलिए क्या है क्योंकि इधर 3 घने का टोटल है तो प्लस लगा दिया, लेकिन इधर लिखना है नए घन का आयतन। जैसे इन घनों का आयतन की भुजा से निकाला है ऐसे नए घन की भुजा x है तो नए घन का आयतन आएगा x की घात 3। तो इस तरीके से ये एक संबंध आया x और इन संख्याओं में। तो इस तरीके से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 8 की घात 3 का मान होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 कर लेना। बहुत बच्चों को 8 का क्यों पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे बताता हूँ। 8 गुणा 8 करेंगे 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल 3, 8 48, 48 और 3 51। तो ये 512। जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 512, 6 का घन 216, 1 का घन 1 कैसे आता जान गए, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे 216 आएगा। 1 की घात 3 का मान 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से x की घात 3 का मान आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 512 और 2 से 16 जोड़ेंगे 728 में 1 जोड़ेंगे 729। और जब x का मान निकालोगे तो जैसे x स्क्वायर बराबर कोई संख्या होती है तो x बराबर ऋण हो जाता है उसका, ऐसे x की घात 3 का मान 729 है तो x का मान निकालेंगे तो 729 का घनमूल निकल जाएगा। इस घनमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिखने का दूसरा तरीका और है। कैसे, इस तरीके से अंदर छोटा सा 3, 729, ये कहलाता है 729 का घनमूल। 729 का घनमूल होता है 9। तो ये x का मान आया है, यानी ये नए घन की भुजा आ गई है। नए घन की भुजा आई है 9। कैसे आया पता चल गया ये। आप क्या करेंगे, यदि आप सीधा सीधा आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं पता है, आप 729 से गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करके 3 3 के जोड़े बनाने हैं और 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या लेकर आप घन मूल निकाल सकते हैं। तो नए घन की जो भुजा है ये कितनी आई आपकी, 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसने पूछा क्या है आपसे, इसने पूछा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस भुजा को आप काम में लेकर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इतनी सी जगह में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करता हूं। तो आप लिखोगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और नए घन की जो भुजा है वो कितनी है 9। तो यह आएगा 9 स्क्वायर, 9 का वर्ग 81, तो 6 गुणा 81, 81 गुणा 6 करेंगे तो यह आएगा 6 कम 6, 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या किया बेटा, नए घन का आपने क्या किया, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। पहले आपने क्या निकाला, नए घन की आपने भुजा निकाली। भुजा निकालने के बाद आपने क्या किया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। तो इस तरीके से आप इस पहले दूसरे तीसरे और 9वें प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। तो आप चाहें तो इस तरीके से कई सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो आप देखो एक चौथा प्रश्न और है जो बिल्कुल आपका अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन ये आपका प्रश्न नंबर जो 4 है ये सरल है। तो प्रश्न नंबर 4 पढ़ें और सुने। एक घन है, उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। घन का पृष्ठ कौन सी आकृति का होता है, वर्ग के आकार का। इसका मतलब ये 100 वर्ग सेमी जो प्रत्येक पृष्ठ है यानी वर्ग के आकार का, उसका क्षेत्रफल है ये। ठीक है। तो आप सब बच्चे लिखेंगे घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी।
अब पृष्ठ का मतलब क्या होता है? वर्ग, यानी घन के जो घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसलिए आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको भुजा निकालनी है तो आप 100 का वर्गमूल ले लोगे। इसलिए आप लिखोगे घन की भुजा बराबर आ जाएगा क्या? ऋण किसका? 100 का। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो ये घन की भुजा हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ें। यदि जो अपना घन है, घन समझे, यहां पर समझने की कोशिश करें। ये एक घन बना रहा हूं आपके लिए। अब ये जो घन है आपका, ठीक है, ये जो आपका घन है इसे आधार के समांतर समतल द्वारा, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया। जैसे समझे, यदि मैं इस घन को यहां से यहां तक 2 भागों में बांट दूं, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, और मैं इसका एक भाग, समझे, तो मैं इसका एक भाग अपने पास रखूं, तो ये जो भाग आपको जो दिख रहा है, ये वाला भाग, तो ये वाला जो भाग आपको दिखेगा ये इस तरीके से दिखेगा, फिर आधा भाग हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करें। पहले जो घन था और जब एक घन के 2 हिस्से कर दिए जाएं तो जो आधा भाग बचेगा, चाहे ऊपर वाला जो मिटा दिया है या नीचे वाला जो मैंने यहां पे रखा है, इस ये भाग और वो भाग दोनों समान होंगे और दोनों भाग समान होंगे, लेकिन आकृति कौन सी होगी? ये होगी आपकी घनाभ। यानी कभी भी किसी घन के 2 समान टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग जो होगा वो एक घनाभ होगा। इस घनाभ की खासियत क्या होगी? देखो, घन की भुजा 10 थी तो पहले ये 10 था, ये 10 था, लेकिन पहले ये थोड़ा ऊंचा था, इतना ऊंचा आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले काटा था मैंने। तो इस समय ये थोड़ी देर पहले ये कुछ इस तरीके से था, मैंने इसको ऐसे काटा, तो पहले ये पूरा 10 था यहां से यहां तक, पहले ये पूरा यहां से आधा 10 था, फिर मैंने इसको आधा कर दिया, तो इसका मतलब जान गए, इसकी ऊंचाई आधी रह गई 5। यानी समझे दोबारा, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है तो उसकी भुजा कितनी आ गई? 10 सेमी। इसको आधार के समांतर समतल द्वारा 2 भागों में बांट दिया। तो मैंने अभी आपके सामने इसको काट के 2 भागों में बताया, तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाए तो जो भाग बचेगा एक, कोई सा भी, जो मिटा दिया वो या जो यहाँ बचा हुआ है वो, जो प्रत्येक भाग जो होगा वो ये घनाभ के आकार का होगा। उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या, ऊंचाई क्या होंगी? लंबाई भुजाकार होगी, चौड़ाई भुजाकार होगी, लेकिन ऊंचाई भुजा की आधी रह जाएगी क्योंकि आपने उसको काट दिया है। तो काटने से जो घन और घनाभ है उसकी ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। यानी जो घनाभ प्राप्त होगा उसकी ऊंचाई घन की ऊंचाई की आधी हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी? 5 सेमी। तो अब मैं आपके सामने इसी बात को लिख रहा हूं जो यहां पे समझाया है। क्या? घन को आधार के समांतर समतल द्वारा 2 समान भागों में विभाजित करने पर हमें 2 घनाभ प्राप्त होंगे, 2 घनाभ प्राप्त होंगे जिनमें प्रत्येक के लिए यानी घनाभ के लिए लंबाई 10 सेमी होगी, चौड़ाई 10 सेमी होगी, लेकिन जो ऊंचाई है वो 10 की आधी रह जाएगी। कितनी? 5 सेमी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गई, तो हमें क्या निकालना है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे फिर जो घनाभ है प्रत्येक, तो प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। अब मान रखेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10, 10, 5 है, तो यह आएगा 2 इंटू 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10। इसको हल करेंगे, 10 दाएं के 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो ब्रैकेट में आएगा 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ब्रैकेट में इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 200, भार 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 400 और आएगा सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपका प्रत्येक भाग होगा वो ये घनाभ के आकार का होगा और उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने आज
16.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 9वां प्रश्न आज आपने यहाँ पे सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही बहुत, शेष प्रश्नों को हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।